Morning dear students, today we are going to study about the variation of the acceleration due to gravity of the earth. In previous video you watched about what is the gravitation and what is the acceleration due to gravity, variation of acceleration due to gravity when you are going to the above the surface of earth, and shape of earth, what effect the acceleration due to gravity. But today we are going to study about variation acceleration due to gravity, effect of depth, variation acceleration due to gravity effect of depth, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट सरफेस से ऊपर जाने पे क्या इफेक्ट होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे थे उस कंडीशन में आपने डेराइव किया, आपने प्रूव किया कि ऊपर जाने पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, और कैसे यह कम हुई थी उसके फार्मूले का डेरिवेशन आपने पीछे वाले वीडियो में देखा। और इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिव होती है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा से ज़्यादा उस पर इफेक्ट पड़ सकता है उसके शेप का, अर्थ के शेप उसका। जो अर्थ होता है या बल्ब होता है पोल्स की इक्वेटर पे। सपोज दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज द पोल एंड दिस इज इक्वेटर। द इक्वेटर लेंथ, आपने पीछे मैंने बताया होगा कि इक्वेटर की लेंथ पोल की लेंथ से ज़्यादा होती है। तो लेंथ ज़्यादा होती है इक्वेटर की पोल से, तो यू नो द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G me/RE²। आपने यह टॉपिक पढ़ा होगा कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वह डिपेंड डिस्टेंस पे करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब यह जो इक्वेटर है इसकी लेंथ पोल की लेंथ से ज़्यादा है, तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g की वैल्यू है वह इक्वेटर पे क्या होगी, कम होगी। इक्वेटर पे कम होगी पोल की अपेक्षा। क्यों? इसका रीज़न यह है कि जो पोल की रेडियस है वह इक्वेटर के लेंथ से, मेन पोल की जो डिस्टेंस है वह इक्वेटर के डिस्टेंस से कम है। तो जहाँ डिस्टेंस कम होगा वहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होने लगेगी, माने पोल पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है। यह पिछले वीडियो में आपने देखा। और आपने इसको भी प्रूव किया कि जैसे जैसे आप सरफेस की अर्थ से ऊपर जाते हो ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी जैसे जैसे सरफेस की अर्थ से आप ऊपर जाएंगे ग्रेविटी मिनिमम होती जाती, कम होती जाती है। When you going to the depth from surface of earth, then what effect of the acceleration due to gravity? जब आप अर्थ की सरफेस से नीचे जाएंगे उस कंडीशन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। सपोज दिस इज अर्थ which radius is RE the radius of earth,
When you going to the downwards or depth surface of earth h, आप सपोज कर लो जब आप अर्थ की सरफेस से h गहराई पे जाते हो यहाँ पे, उस कंडीशन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। आप जब सरफेस अर्थ की सरफेस से नीचे जाएंगे तो सपोज करिए कि जो अर्थ की मास है, जो आपने उसके स्वेल को डक किया, खोदा, और उसको सपोज करिए स्पेस में कहीं फेंकते गए, उस कंडीशन में जो ग्रेविटी होगी वह मास पे डिपेंड करेगी। आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे अर्थ की मास डाउन होती जाएगी। तो यहाँ पे वैरी करता है अर्थ का मास। मास फॉर्मूला होता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डी, और डेंसिटी डिनोटेड बाय रो। आप डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो डेंसिटी को, और रो से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सपोज मैंने डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया, बट यू नो द शेप ऑफ द अर्थ ए स्फीयर, जो सरफेस अर्थ का जो शेप है वह स्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यम मास ऑफ अर्थ एम ई इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ मीन्स 4/3 पाई आर ई क्यूब, रेडियस ऑफ अर्थ। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, यह मास ऑफ अर्थ आ गया। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं, तो जो वैल्यू मिलती है g इज इक्वल टू जी अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो। आर ई स्क्वायर क्यूब से कैंसिल, g इज इक्वल टू 4/3 जी पाई जी आर ई इंटू रो। इक्वेशन नंबर सेकेंड, जब आप अर्थ की सरफेस से नीचे जाएंगे उस कंडीशन में जो रेडियस होगी यह फ्रॉम सेंटर, पूरा रेडियस आर था, आपने एच एंट्री कर लिया, भीतर की तरफ चले गए, इस कंडीशन में रेडियस आर ई माइनस एच मीन्स ग्रेविटी जी डैश एट पॉइंट बी जी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू जी, एंड रेडियस ऑफ इन दिस टाइम when reach at the point B, then RE means RE minus H into rho. Equation number third. Divide both equation second and equation third. Divide both equation G dash upon G is equal to value of G dash is 4/3 pi G, 4/3 G pi RE minus H into rho upon G, value of G 4/3 G pi RE into rho. Okay, so 4/3 cancel, G cancel, pi cancel, rho cancel. We find G dash upon G is equal to RE minus H upon RE. ऊपर मैं कॉमन कर लेता हूं RE को, तो RE 1 minus H upon RE upon RE cancel. So G dash is equal to G
1 माइनस एच अपॉन आर ई। जैसे जैसे आप अर्थ से नीचे जाते हैं उस कंडीशन में जो फॉर्मूला आपको मिलता है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई। और अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटी होगी वह कितनी हो जाएगी अगर फाइंड करना हो, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, देन जी डैश इन दिस टाइम व्हेन reach at the point O, then REH is equal to RE। उस कंडीशन में H की वैल्यू RE के इक्वल होगा। आप कितनी गहराई पे चले जाएंगे, जितना डेप्थ होगा, जितना रेडियस था उतना रेडियस आपने कवर किया और सेंटर पे पहुंच गए। उस कंडीशन में जो H था, H की जगह क्या पुट करते हैं, RE। तो H इज इक्वल टू RE पुट करते हैं तो वैल्यू मिलती है G डैश इज इक्वल टू G 1 माइनस RE अपॉन RE। RE कैंसिल 1 से कैंसिल 0, G डैश इज इक्वल टू 0। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 0। अर्थ के सेंटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है। और यदि आपको अर्थ के सेंटर पे भेज दिया जाए, अगर आप अर्थ के सेंटर पे चले जाएं, उस कंडीशन में आपका वेट 0 हो जाएगा, कोई वेट आपका नहीं होगा, क्योंकि वेट डिपेंड करता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। सो आपने देखा यहाँ पे कि जब आप अर्थ की सरफेस से नीचे जाते हो तो उसका ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। तो मैंने आपको बताया जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है, कम होती है। जब अर्थ की सरफेस से आप डाउन होते हैं, नीचे जाते हैं, उस कंडीशन में भी आप देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, घट रही है। सबसे ज़्यादा अर्थ की सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम पोल पे होती है और मिनिमम कहाँ होती है, उसके इक्वेटर पे होती है। अब हम यह देखेंगे कि यदि यह रोटेशन करती है हमारी अर्थ, यदि अर्थ रोटेशन करती है तो इस कंडीशन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो वेरिएशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ के रोटेशन के कारण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने बताया, जब अर्थ के सरफेस से नीचे जाना हो तो आपने सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पीछे भी फाइंड किया था और वही आपने लिख लिया G इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर। अर्थ की सरफेस से नीचे जाने पर आप देख रहे हो कि बॉडी के मास पे, अर्थ की मास पे डिक्रीजमेंट होगा, कमी आएगी। माने यहाँ पे वैरी करा देते हैं मास को, तो मास का फॉर्मूला होता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो वी फाइंड but the surface the earth shape is sphere, so volume of sphere is 4/3 pi r cube into rho. Mass of earth is equal to 4/3 pi re cube into rho. So इस वैल्यू को, जो मास ऑफ अर्थ है, इस वैल्यू को मैं सरफेस पे जो ग्रेविटी है वहां पे पुट कर देता हूं। तो G इज इक्वल टू G इंटू एम की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन RE स्क्वायर। तो मैंने RE स्क्वायर से कैंसिल किया तो बचा RE, तो आया 4/3 पाई G RE इंटू रो। एंड G डैश जब आप H डेप्थ पे जाते हो, H डेप्थ पे जाएंगे, उस कंडीशन में जो रेडियस होगा, यहां से जो सेंटर से डिस्टेंस होगा, वह RE माइनस H हो जाता है और मैंने लिख दिया RE माइनस H इंटू रो इसी बेस पे। तो G डैश इज इक्वल टू इतना। डिवाइड बोथ इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को मैंने डिवाइड किया तो G डैश अपॉन G इज इक्वल टू 4/3 G पाई RE माइनस H इंटू रो अपॉन 4/3 पाई G RE इंटू रो। 4/3 G पाई, 4/3 G पाई कैंसिल, रो से कैंसिल, RE माइनस H अपॉन RE। सो RE इज कॉमन, RE 1 माइनस H अपॉन RE, RE कैंसिल, G डैश इज इक्वल टू G 1 माइनस H अपॉन RE। तो आपको मैंने वेरिएशन दिखाया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कि जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से नीचे जाते हो, उस कंडीशन में
जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वह डिक्रीज करती जाती है। और जब आप अर्थ की सरफेस से नीचे चले गए उस कंडीशन में जो डिस्टेंस है और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके बीच अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ कैसा मिलेगा इसको देखा जाए। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ डिस्टेंस और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ग्राफ होता है आपका, सपोज दिस इज योर अर्थ, या आपकी अर्थ है, या अर्थ हुआ, और या वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, आरी। आप जब सरफेस के अर्थ से चलते हो उस कंडीशन में आपने देखा कि जो जी डैश है वह डिपेंड इस बात पे करता है कि रेडियस क्या है। मान रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस कंडीशन में जो ग्राफ मिलेगा वह एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इस पर जी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप इस कंडीशन में जब आप क्या होते हैं, डेप्थ पे होते हैं, जब आप डेप्थ पे हैं मीन्स रेडियस से नीचे, सरफेस ऑफ जो रेडियस अर्थ का है उससे कम डिस्टेंस पे यदि आप हैं, उस कंडीशन में आपने देखा कि जो ग्रेविटेशन है भीतर की तरफ वह जी डैश डिपेंड करता है, जी डैश डिपेंड टू द डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। और आपने एक कंडीशन और देखा कि जी डैश जब आप इससे बाहर जाते हैं डिस्टेंस बढ़ना प्रारंभ होता है। अभी तक तो आप डेप्थ पे थे, रेडियस कम था, जब आप बाहर की तरफ जाएंगे रेडियस बढ़ना चालू होगा। उस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी डैश वह डिपेंड करती है जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। ऐसा फार्मूला मिला था, और जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही रेडियस बढ़ा, माने आप अर्थ की सरफेस से जब बाहर चलेंगे उस कंडीशन में यह डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ग्राफ ऐसा मिलता है। तो यह जी और आर के बीच का ग्राफ है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्टेंस के बीच का यदि ग्राफ आपको फाइंड करना हो तो यह ग्राफ फाइंड होता है। मैंने यह ग्राफ आपको दिखा दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अर्थ अपने एक्सिस के थ्रू रोटेशन करती है, और इस रोटेशन के कारण उसके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने लिखा है वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ के रोटेशन के कारण उसके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट होता है। सपोज आप जब इस कंडीशन में हो, यहां पे हो, और यह स्पिन करती है, इसके एक्सिस के थ्रू इस तरह का रोटेशन ओमेगा है जिसे एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। जब अर्थ अपने एक्सिस के थ्रू रोटेशन करती है, इस कंडीशन में लगता है कि यह बॉडी जब रोटेशन चालू होगा तो जो सरफेस पे बॉडी है लगेगा कि यह बाहर की तरफ गिर जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जो झूला होता है सर्कुलर रोटेशन करता है तो उस पर लगता है कि आप कहीं बाहर की तरफ चले जाएंगे। या उसका दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक तस्तरी में कोई सिक्का रखिएगा, 5 का कॉइन रखिए और उस तस्तरी को रोटेट करा दीजिए तो जो कॉइन होता है वह बाहर की तरफ जाके गिरता है। इसका रीज़न है कि इस पर कोई न कोई एक फोर्स अप्लाई होता है जो आउटवर्ड होता है, और इसको मैंने सर्कुलर मोशन में पढ़ाया होगा, उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, और यह आर एक्सिस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। यहाँ पे रेडियस अलग होगा क्योंकि इसके थ्रू इसका रोटेशन होगा। अगर यह ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, अगर यम मास की बॉडी यहाँ है, इस कंडीशन में इसका रेडियस स्मॉल आर की वैल्यू यह होगी और इसका रोटेशनल एक्सिस यह होगा, इसके थ्रू रोटेशन करेगा। तो अब हमें यह बताना है कि जब ऑब्जेक्ट रोटेशन करती, जब अर्थ रोटेशन कर रही है, इस कंडीशन में जब रोटेशन करती है ऑब्जेक्ट, इस कंडीशन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब अर्थ आपकी रोटेशन कर रही है अपने एक्सिस के थ्रू, तो इस कंडीशन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होगा। सपोज यह डिस्टेंस जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इस एक्सिस के थ्रू आपने
सपोज कर लिया यह आर है, तो इस पर एक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। यह फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसके वैल्यू यम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। और इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट का, जो सरफेस पे रखी हुई ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स सेंटर की तरफ अप्लाई होता है m इंटू जी। मतलब जो इफेक्टिव जी है, जो इफेक्टिव जी होगा वह पूरा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ नहीं होता, कुछ इसका पार्ट घूम जाता है ऐसे। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट, माने आपको अभी तक आप जानते रहे होंगे कि ग्रेविटी, इफेक्टिव ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है। मैंने कहा पूरा सेंटर आपकी अर्थ की तरफ इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू नहीं होती, माने बॉडी का वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ इफेक्टिव नहीं होता, बल्कि उससे कुछ क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। कुछ क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाता है, कुछ हट जाता है कुछ एंगल से। तो इस कंडीशन में हमें जब रोटेशन अर्थ की हो रही है, जब अर्थ रोटेट हो रहा है, इस कंडीशन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने कहा कि जो इसका वेक्टर सम है, यह रिजल्ट है, इफेक्टिव जी है, तो लिखेंगे जी इफेक्टिव इज इक्वल टू वेक्टर सम के इक्वल होता है, मीन्स m इंटू जी जो सेंटर की तरफ ग्रेविटी है, प्लस m इंटू जी प्लस वेट ऑफ इफेक्ट m इंटू जी प्लस m r इंटू ओमेगा स्क्वायर। m कॉमन करके मैंने कैंसिल कर दिया, तो g इफेक्टिव इज इक्वल टू जो मिलता है वह वेक्टर g प्लस r इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। यह वैल्यू होता है जो आपको g इफेक्टिव होगा, जो g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वह पूरा सेंटर की तरफ, अर्थ की सेंटर की तरफ नहीं होता, उससे हल्का सा डिस्प्लेस होता है। उस कंडीशन में जो वैल्यू होगी यह होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जी इफेक्टिव की वैल्यू जो आनी है वह कितना होगा, इसको हम फाइंड करने चल रहे हैं। देखिए इसके लिए मैं अलग फिगर बनाता हूं। जी इफेक्टिव, सपोज एक ऑब्जेक्ट जिसको मैंने अर्थ की सरफेस पे पुट किया है, और इस बार मैं पूरा इक्वेटर पे पुट न करके इस ऑब्जेक्ट को मैं किसी अदर पॉइंट पे मैंने पुट कर दिया, यहां पुट कर दिया यम पॉइंट ए पर, तो इसका रोटेशनल रेडियस यह आर होगा, इसके थ्रू रोटेशन होगा, और यह जो रोटेशन हो रहा है यह एक्सिस के थ्रू है, इसके यहां पे यम है, इसका वेट यम जी सेंटर की तरफ, पूरा तो नहीं होता लेकिन थोड़ा सा इफेक्टिव जी अभी निकालेंगे हम, और एक इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, वह होता है यम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, यम आर ओमेगा स्क्वायर मीन्स जी इफेक्टिव की वैल्यू हमें फाइंड करना है। या आप फिगर अगर अलग ड्रा करो, वेक्टर सम क्या होगा, इसका रिजल्ट कहाँ होता है, इसका रिजल्ट आप कहते हो कि पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू यह है, वेट की मैक्सिमम वैल्यू यह है। इसका मतलब जो जी इफेक्टिव होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू, उसकी तरफ थोड़ा सा टर्न होता है, ये माने यह वैल्यू होगी। आप फिगर ऐसे ड्रा करोगे, ठीक। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए, आपने रिजल्ट निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा, कैसे रिजल्ट फाइंड करते हैं, माने जी इफेक्टिव फॉर्मूला होता है जी इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट, अरे आपने रिजल्ट का फॉर्मूला पढ़ा है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा। अब यह जो एंगल है, सपोज करो ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे नहीं है, जो ऑब्जेक्ट आपने सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा है वह इक्वेटर पे न होके कुछ एंगल पे पुट किया, वह एंगल थीटा जिसे आप लेटिट्यूड कहते हो, यह कितना है अर्थ के लिए, लेटिट्यूड है, कितना एंगल थीटा मैंने माना। अगर इस पॉइंट को हम आगे की तरफ लाइन को ड्रॉ करें तो इसका यह करॉस्पॉन्डिंग एंगल है
तो यह एंगल भी थीटा होगा, और इसके बीच का जो यह एंगल होगा, यह एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, बिकॉज ए स्ट्रेट लाइन मेक द 180 डिग्री एंगल। एक स्ट्रेट लाइन पे 180 एंगल का एंगल 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो यह यदि थीटा है तो यह इसका करॉस्पॉन्डिंग एंगल है, बिकॉज दिस लाइन पैरेलल टू दिस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, सो करॉस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल, सो दिस इज थीटा, सो दिस एंगल भी थीटा, एंड दिस इज 180 माइनस थीटा। अब हमें इफेक्टिव निकालना है, तो आपने फॉर्मूला cos थीटा की वैल्यू पढ़ा होगा, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी स्क्वायर, यह हमने अभी दिखाया था वेक्टर सम में कि वेक्टर सम के इक्वल होता है जी स्क्वायर प्लस, यहाँ यम कैंसिल हो गया था तो आर स्क्वायर ओमेगा पावर 4 प्लस 2GR इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 180 माइनस थीटा। सो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा पावर 4 प्लस वह कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड में AST किसी के अनुसार होता है, केवल साइन और साइन का अपोजिट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव वैल्यू होती है, इसलिए कॉस निगेटिव मैंने लगा दिया, तो लिखेंगे माइनस 2GR ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, लेकिन ओमेगा की वैल्यू जो ओमेगा होता है, ओमेगा यू नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। एक राउंड 24 घंटे में अर्थ रोटेशन करती है, तो 24 आवर में करती है, तो 2 पाई अपॉन 24 आवर इंटू इसको CGS में MKS में कन्वर्ट करते हैं, तो इंटू 60, तो जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वह वैल्यू 1 से लेस होगी, ओमेगा की वैल्यू 1 से कम होगी, और उसका स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा, पावर 4 कर देंगे तो बहुत मिनिमम होगा, इसलिए यह वैल्यू, यह ओमेगा स्क्वायर इज वेरी लेस, ओमेगा इज लेस देन 1 बट ओमेगा पावर 4 इज वेरी लेस देन 1, सो दिस वैल्यू इज निगलेक्ट, इस वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमें मिलता क्या है, हमें जो वैल्यू मिलती है जी इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस, इसको मैंने छोड़ दिया, यह वैल्यू निगलेक्ट कर दिया क्योंकि वैल्यू बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही कम है। क्यों कम है, मैंने दिखा दिया 1 से लेस होता है वैल्यू, तो स्क्वायर करेंगे तो और छोटा, और पावर 4 करेंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा, इसलिए इस वैल्यू को मैंने निगलेक्ट कर दिया। अब 2GR इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, अब इस दोनों स्टेप में मैं जी स्क्वायर को कॉमन कर ले रहा हूं, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर इज कॉमन, जी स्क्वायर को मैंने कॉमन किया इन दोनों स्टेपों में, तो यहां पे 1 बचेगा, 1 माइनस, यहां जी था केवल, तो जी से मल्टीप्लाई और जी से डिवाइड हुआ तभी तो जी स्क्वायर कॉमन हुआ, तो लिखेंगे 2 अपॉन जी आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हैं, जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो जी, और इसको लिखा सकता है 1 माइनस 2GR इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा का होल पावर 1/2। अब एक फॉर्मूला मैंने पीछे फॉर्मूले में बताया था, थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, बाइनोमियल थ्योरम होता है 1 माइनस एक्स का होल पावर n, बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स में है, आपके 11th में पढ़ेंगे इसको, 1 माइनस एक्स का होल पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस nx प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टुअल 2 प्लस डॉट डॉट, प्लस माइनस का टर्म चलता है, माइनस है तो प्लस माइनस चलेगा, और प्लस है तो सभी प्लस होता है, तो इस फार्मूले का मैं यहां यूज करता हूं केवल एक टर्म तक, तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी
इन ब्रैकेट 1 माइनस n मीन्स 1/2 इंटू x 2/g r इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, 2 से कैंसिल हो गया आपका। g का भीतर मैंने मल्टीप्लाई किया, g इफेक्टिव इज इक्वल टू g माइनस r इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। g का भीतर मल्टीप्लाई होगा, यह g से कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई के पास, तो g इफेक्टिव की वैल्यू आएगा g माइनस r इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहां तक की वैल्यू आपने समझ लिया कि क्या वैल्यू होती है g इफेक्टिव की। g इफेक्टिव इज इक्वल टू g r इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और यदि इस वैल्यू को आप निगलेक्ट करना चाहे, अगर कॉस थीटा को भी हटाना चाहते हैं, r जो वैल्यू है या दिस वैल्यू इज r एंड दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R, तो स्मॉल r की जगह आप पुट क्या कर सकते हो, इफ दिस एंगल इज थीटा सो दिस इज थीटा बिकॉज इट इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पे आप वैल्यू, मैं इसको इरेज करता हूं, जो वैल्यू होगी वह आ जाएगा आपका, फिगर ऐसा है बना हुआ यह फिगर, तो इसमें दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज r एंड दिस इज कैपिटल R। सो स्मॉल r की जगह आप पुट कर सकते हो r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो स्मॉल r इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा। इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट करता हूं, तो क्या मिलेगा वैल्यू आपको, जब इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं तो g इफेक्टिव इज इक्वल टू g माइनस स्मॉल r की जगह लिखेंगे r इंटू r कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर हो गया। g इफेक्टिव इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप g पे क्या इफेक्ट होगा उसके रोटेशन के कारण, यहां से इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हो g इफेक्टिव की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द g। सो g इफेक्टिव आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, g इफेक्टिव इज इक्वल टू g r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको यह वैल्यू जो फाइंड करनी है, अगर इक्वेटर पे फाइंड करनी हो कि g की वैल्यू क्या होगी, इक्वेटर पे कितना होगा और पोल्स पे कितना होगा। एट इक्वेटर द वैल्यू ऑफ g, तो g इफेक्टिव एट द इक्वेटर इज इक्वल टू g माइनस जो थीटा की वैल्यू है वह कितनी होगी, इक्वेटर पे 0 डिग्री, सो r इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस स्क्वायर 0, और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वह 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो सो वी फाइंड g माइनस r इंटू ओमेगा स्क्वायर इन g इफेक्टिव एट द इक्वेटर। माने इक्वेटर पे जो वैल्यू होती है वह g माइनस r इंटू ओमेगा स्क्वायर होती है, उसके रोटेशन पे डिपेंड करता है इक्वेटर पे जो इफेक्टिव g है। तो इफेक्टिव g की वैल्यू आप निकाल सकते हो कहाँ पे, इक्वेटर पे। अगर अब आपको पोल पे निकालना हो, g इफेक्टिव एट द पोल, पोल पे अगर आप g इफेक्टिव निकालते हो, इस कंडीशन में जो थीटा है 90 डिग्री का बन रहा है, तो आप लिख सकते हो g माइनस r इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, सो g इफेक्टिव इज इक्वल टू g। तो जो g इफेक्टिव आएगी वह पोल पे g के इक्वल होगी, मैं 9.8 होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा, जबकि इक्वेटर पे 9.8 से कुछ माइनस करने पे होगा। तो इक्वेटर पे g इफेक्टिव जो होता है इक्वेटर पे वह मिनिमम होता है, और जो मैक्सिमम होता है g इफेक्टिव वह पोल पे होता है। और इसके बीच में जैसे जैसे आप घूमते जाते हैं g की वैल्यू बढ़ती जाती है, और सबसे ज़्यादा g की वैल्यू कहाँ पे हो जाती है, पोल्स पे हो जाती है। तो हमने आपको g पे क्या इफेक्ट पड़ता है अर्थ के रोटेशन के कारण मैंने यह फार्मूला डिराइव किया। फार्मूला थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन इस फार्मूले को देखिएगा मैंने क्या क्या फाइंड किया। मैंने कहा कि आपको जब भी g इफेक्टिव, एक बार रिवाइज कर देते हैं केवल फिगर से, तो इसको देख लीजिएगा। मैं इसको फिगर के माध्यम से फिर से एक बार ट्राई करता हूं कि आपको बता दें कि g इफेक्टिव कैसे फाइंड करते हैं। मैंने कहा कि यदि आपको g इफेक्टिव फाइंड करना है और कोई भी बॉडी
लेटीट्यूड पे रखा गया है, थीटा लेटीट्यूड पे आपने रखा है, यह इक्वेटर है, यह है पॉइंट, आप थीटा लेटीट्यूड पे जाते हो, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यह रेडियस ऑफ अर्थ था और यह रोटेशनल एक्सिस का रेडियस स्मॉल आर था। आप इसके थ्रू रोटेशन जब करते हैं, इस कंडीशन में जी की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट ए पर क्या होगी, तो मैंने कहा कि जो जी की वैल्यू होगी यहाँ पे एक इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है जो यम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, और एक बॉडी का वेट जो सेंटर की तरफ रखता है वह होता है यम इंटू, अगर आपको जी आप इसका वेट निकालते हैं यम इंटू जी जो सेंटर की तरफ बॉडी के आता है, ऐसा मैंने फार्मूले में डिराइव किया होगा। तो इसका जो जी इफेक्टिव की वैल्यू है, जो रिजल्ट है, वह इसके वेक्टर सम के इक्वल था। तो इसका वेट, इफेक्टिव वेट जो होगा यम इंटू जी इफेक्टिव इज इक्वल टू यम इंटू जी प्लस यम आर ओमेगा स्क्वायर, यही तो है फार्मूला। और मैंने यम को काट दिया था तो आपको जी इफेक्टिव वेक्टर सम मिल गया था इसका, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू वेक्टर जी प्लस वेक्टर आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन इसी से आपको मैंने एक फार्मूला भी ड्राइव करके दिखाया कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा था या आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो यह जी इफेक्टिव है, तो जी इफेक्टिव निकालना था तो आपने पढ़ा था, वेक्टर वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर। मैंने फार्मूला भी लिखा था कि रिजल्ट का फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, जहाँ थीटा दोनों फोर्स के बीच का एंगल होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स यह था यम जी था, जिसका मैंने केवल मास तो मैंने कैंसिल कर दिया, तो जी इफेक्टिव निकालना था जी स्क्वायर प्लस यहाँ पे मास कैंसिल हो गया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2g आर ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा पावर 4 हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा पावर 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस इंटू थीटा की वैल्यू कितनी होगी। इफ़ द लेटीट्यूड थीटा है, यह वैल्यू थीटा है, तो आपने कहा कि दिस वैल्यू भी थीटा, यह भी वैल्यू थीटा होगी, और यह एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का यह एंगल जो होगा 180 माइनस थीटा होगा। इसलिए मैंने कहा दोनों फोर्स के बीच का एंगल, यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल आपने निकाल लिया, तो वह मिला 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा से आपने जी इफेक्टिव निकाल दिया। जी इफेक्टिव निकाल के आपने बाइनॉमियल थ्योरम यूज़ कर दिया एक स्टेप तक, वह मैंने बाइनॉमियल थ्योरम यहाँ पे यूज़ किया है, और बाइनॉमियल थ्योरम के बाद यह वैल्यू मिल गया। तो जो जी इफेक्टिव था वह जी 1 माइनस, माने कुछ माइनस करने पे हुआ, जी क्या होता है, कम होता जाता है, लेस हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपने कैपिटल आर के फॉर्म में इसको लिखना चाहा, तो उसके लिए भी मैंने बताया कि आप यह ट्रायंगल ले लो, यह थीटा एंगल है तो दिस एंगल भी थीटा, बिकॉज दिस इज अल्टरनेट एंगल। तो आप आर अपॉन कैपिटल आर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, सो बेस इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा। अब हम जहाँ पे स्मॉल आर है वहाँ पुट कर सकते हैं आर इंटू कॉस थीटा, मैंने वह वैल्यू पुट कर दिया, यह आ गया। इसके बाद मैंने आपको बताया इक्वेटर पे जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है और पोल पे क्या होता है। तो इक्वेटर पे आएंगे तो जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 होगी, अब जब पोल पे जाएंगे तो वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो आपने देखा कि जो इक्वेटर पे जी की वैल्यू है वह सबसे कम हो रही है, मिनिमम हो रही है, और जो पोल्स पे है वह वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो आपको यह भी पता हो गया कि सबसे ज़्यादा जी का मान अर्थ की सरफेस पे कैपिटल जी की वैल्यू सब मैक्सिमम जो होती है वह पोल पे होती है, और मिनिमम जो होती है वह इक्वेटर पे होती है। ठीक, तो इसके आगे अगर हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हों तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, मैंने इसका ग्राफ भी बताया। थैंक्स।